welcome to my channel. I will discuss about the pathway occurring during apoptosis. Let's start. First, there are some factors due to which apoptosis will occur. These factors can be easily divided into two categories. First one is extrinsic factor and the other one is intrinsic factor. All these factors which are external like radiations, UV ray, X-ray, many more, a part of other factors are mild heat, mild stress and infection. All are extrinsic factor. Intrinsic factor. If we are talking about the second option, which is intrinsic factor, it is include all factors which are internal, like DNA damage, any kind of mutation, increase इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन विदाउट सेल सिग्नलिंग. कई बार क्या होता है, सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन विदाउट एनी सिग्नलिंग. उसको कोई सिग्नलिंग नहीं मिलती है तो भी क्या है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, इंक्रीज हो जाती है. तो इससे क्या है कि सेल स्ट्रेस में आ जाता है और सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसमें से एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी, तो वो क्या है सेल से बाहर आ जाता है और क्या है ऐसे वो क्रिएट कर देता है एक प्रोग्राम सेल को डेथ करने के लिए. ऐसे क्या है सेल एपोप्टोस में चले जाते हैं. उससे फिर कई बार क्या होता है, इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है तो सेल क्या है एपोप्टोस कर जाता है. न्यूट्रिएंट्स, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. कई बार क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सेल को कमी हो जाती है. जो सेल को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतनी क्या है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या करता है सेल एपोप्टोस कर देता है. अपने बहुत सारे सेल को क्या है डेथ करवा देता है. अपने सेल की बॉडी के कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है तो सेल की क्या है डेथ करवा दी जाती है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दूँ तो आजकल क्या है कोविड-19 चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या है कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही है. तो मतलब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि उसके 100 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से उसने क्या है 50 को रख लिया और 50 को क्या है उसने रिजेक्ट कर दिया. तो 50 को ही वो क्या है सैलरी दे पाएगी. तो ऐसा ही सेल करता है. सेल क्या कर रहा है कि सपोज करो 100 सेल है, उनमें से क्या है उसको न्यूट्रिएंट की कमी है तो सारे सेल को तो वो 100 सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है. उसकी कैपेसिटी है कि वो 50 सेल को ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाएगा. तो वो क्या करेगा अदर सेल की डेथ करवा देगा. ठीक है, तो ऐसे क्या है न्यूट्रिएंट की अगर न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशंस हो गया है तब भी क्या है अपोप्टोसिस में चला जाता है सेल. हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है तब भी सेल क्या है डेथ कोज कर जाता है. हाइपोक्सिया में क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ऑक्सीजन कम होने की वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन the oxygen concentration decrease. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो रेस्पिरेशन में क्या है प्रॉब्लम होगी. तो उसमें क्या है बहुत सारे सेल अपोप्टोसिस में चले जाएंगे. इंक्रीज इन फ्री रेडिकल्स. अगर बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की क्या है कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट यहाँ वहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तो सेल एपोप्टोस करेगा. एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं. अगर क्या है लॉस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो गए, एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम है इसीलिए तो कहते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खानी चाहिए जिससे क्या है फ्री रेडिकल्स को वो किल कर दें और बॉडी के अंदर सेल की डेथ कम हो. हाइपरथीमिया में भी ऐसा ही होता है. हाइपरथीमिया के सेल क्या है एपोप्टोस के लिए चले जाते हैं. Now the question arises, what is caspase?
अब हम बात करते हैं कि जब दो पाथवे डिस्कस करेंगे, इंट्रांसिक पाथवे और एक्सट्रांसिक पाथवे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैस्पेज क्या होते हैं। कैस्पेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपोप्टोसिस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैस्पेसिस के बारे में। कैस्पेसिस इज द सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। इनके अंदर क्या है, स्पेसिफिक टाइप के 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है सिस्टीन और एस्पार्टेट। कैस्पेजेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। कैस्पेसिस क्या है, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन तीनों में क्या है, रोल प्ले करते हैं। इन्फ्लेमेशंस क्या है, इम्यून सेल होते हैं जो क्या हैं, वो एपोप्टोस करते हैं या सेल की डेथ होती है इम्यून सिस्टम में, तो उनमें क्या है, इन्फ्लेमेशंस हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या है, कुछ जब इम्यून सिस्टम के कुछ सेल क्या ऑटो इम्यून में चले जाते हैं, वो अपने आप के ही एंटीबॉडीज़ को मारने लग जाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, जैसे इसमें क्या है, साइटोटॉक्सिक सी जो हैं वो मॉलिक्यूल हैं, उसने क्या काम किया, अपने सेल्स एंटीजन को ही क्या है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। वो जब केमिकल सिक्रीशन होता है, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गई, कुछ हो गया ऐसा, तो उसने अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो अपने ही सेल को किल करने लग जाता है। तो इसमें क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई एक उन सेल को, तो इन सेल को क्या है, एपोप्टोसिस के द्वारा क्या है, किल कर दिया जाएगा। फेगोसाइटोसिस करवा दिया जाएगा इनको मैक्रोफेजिस और नेचुरल किलर सेल से। तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, कैस्पेसिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैस्पेसिस एक्टिवेट हो जाते हैं और उन सेल को एपोप्टोस करा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर हम बात करें कि सेल कैसे, हेल्दी सेल कैसा होता है और कैसे वो क्या है, एपोप्टोसिस में जाता है, क्या रीजन होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, कैस्पेज के बारे में ही अपना सारा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो हमने बात करी कि कैस्पेजिस में क्या होता है, कि जो कैस्पेजिस होते हैं ये क्या है, जब सिंथेसाइज होते हैं, द कैस्पेजिस हैव ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। कैस्पेजिस जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं, ये क्या है, प्रोकैस्पेसिस फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। इनको जाइमोजम बोलते हैं, ठीक है। फिर इनको क्या है, एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तब ये एपोप्टोसिस का रोल प्ले करते हैं। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे तब क्या है, सेल की डेथ नहीं करवाएंगे। तो जब सेल को डेथ नहीं करवानी होती है तो क्या है, इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है और इनकी सिंथेसिस भी इनएक्टिव फॉर्म में ही, कैस्पेसिस की इनएक्टिव फॉर्म में ही होती है। कैस्पेसिस हैव ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर हम देखें तो कैस्पेसिस के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसका नाम होता है QACRG। मीन्स Q स्टैंड फॉर द ग्लूटामीन, ये अमाइनो एसिड होते हैं इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में। A स्टैंड फॉर द एस्पार्टेट, C स्टैंड फॉर द सिस्टीन, R स्टैंड फॉर द अर्जिनिन एंड G स्टैंड फॉर द ग्लाइसिन। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है कैस्पेज के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं। सिस्टीन इज लोकेटेड एट द सेंटर, विदाउट सिस्टीन देयर इज नो फंक्शन। अब सिस्टीन जो होता है वो क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर सिस्टीन प्रेजेंट ना हो तो क्या है, कोई फंक्शन नहीं होगा, फिर इसका कैस्पेज क्या है, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। इन प्लेस ऑफ आर्जिनिन एनी अमाइनो एसिड कैन बी रिप्लेस बट नॉट इन प्लेस ऑफ सिस्टीन। जो आर्जिनिन होता है उसको क्या है, हम अदर अमाइनो एसिड के साथ क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं, बट क्या है, सिस्टीन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिस्टीन इसमें क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो ये क्या है, बताया है, जैसे नॉन फंक्शनल हो जाता है अगर हम सिस्टीन अमाइनो एसिड को निकाल देते हैं तो रिप्लेस हो सकता है कौन सा अमाइनो एसिड, आर्जिनिन, ठीक है। कैस्पेज क्लीव द सबस्ट्रेट बॉन्ड which bound in aspartate. At least 40 different member of caspase in the membrane cell have been identified and cell are synthesized in as active form called the प्रोएंजाइम्स और जाइमोजन। मैंने आपको बताया था कि जो ये कैस्पेसिस होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या है,
सिंथेसिस, इनकी इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं ये, और इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब एक्टिव फॉर्म में आते हैं तब ये क्या है, एपोप्टोसिस में रोल प्ले करते हैं। ऑल द स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, अब ऑल द स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। अब हम कैस्पेसिस के स्ट्रक्चर को देखें कैसा होता है, तो हम अब बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। इट इज its one is N-terminal domain, then the central large subunit which contains specific sequences Q, A, C, X, G. X contain any amino acid, may be aspartate, and its molecular weight is 20 किलो डाल्टन। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो X होता है, ये जो सीक्वेंस होती है लार्ज सब यूनिट की, सेंट्रल में जो मिड पार्ट में प्रेजेंट होती है, इसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो क्या होती है, QACXG। ठीक है, इसके अंदर जो X होता है वो क्या है, एनी अमीनो एसिड हो सकता है, एनी अमाइनो एसिड हो सकता है, मोस्टली एस्पार्टेट होता है। मतलब क्या है, कोई भी अमाइनो एसिड यहाँ आ सकते हैं, बट ये बाकी के जो QA, C और G हैं ये क्या है, सिमिलर रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट सब यूनिट is a small subunit which is present at the C terminal and its molecular weight is 10 to 13 किलो डाल्टन। जो लास्ट वाली यूनिट होती है वो क्या है, स्मॉल सब यूनिट होती है और उसके पास C टर्मिनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका वेट आपको पता ही है कितना होगा, 10 से 13 किलो डाल्टन इसका वेट होता है। नाउ there are 10 major caspases have been identified which are broadly categorized into the 3 categories. First one, signaling and initiator caspases, which include the caspases 2, caspases 8, caspases 9 and caspases 10. Second is the effector caspases, contain the caspases 3, caspases 6 and caspases 7. Now, and the last is inflammation caspases. Caspases 1, caspases 4 and caspases 5 include in this activity. तो एक्टिव कैस्पेसिस में कौन कौन से आते हैं, कैस्पेस 1, 4 एंड कैस्पेस 5। ये क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन कैस्पेसिस होते हैं, ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। ए पार्ट ऑफ दीज some other caspases like the caspases 11, caspase 12 and caspase 14 are present. Central role in the caspases of apoptosis event is played by the caspases 3. caspase 3 होता है, वो क्या होता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस के केस में। लेट्स बिगिन विद इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Intrinsic pathway. So in this mechanism, the process of cell death initiated inside the cell by itself. इसमें क्या होता है, सेल की डेथ क्या है, अपने आप से इसके इंटरनल फैक्टर के द्वारा इसकी सेल की डेथ करवाई जाती है। लेट्स सपोज द सेल इज डैमेज ऑलरेडी। अब क्या है, हमने देखा कि सेल क्या है, ऑलरेडी क्या है, डैमेज हो चुका है। Due to these factors, a healthy cell gets infected, injured, and genetically error occur. Then cell first try to repair, resting, or the cell with the help of p53 and others. If all others are not repaired, some error which are not repair, unable to repair, then cell program to
death by apoptosis. There are two distinct pathway coverage on caspase activation. First one is mitochondrial or intrinsic pathway, and the second one is death receptor pathway or extrinsic pathway. Okay. Now we are discuss about the intrinsic pathway. Now what is the intrinsic pathway? In intrinsic pathway, the cell mechanism. So in this mechanism, the process of cell death initiation inside the cell by itself. इसमें क्या करता है इंट्रिंसिक पाथवे में, इंटरनल फैक्टर की प्लानिंग से ही सेल क्या है अपने आप को अपनी डेथ करवाता है. लेट्स सपोज द सेल इज डैमेज in some way. Cytochrome C is already present in each and every mitochondria, and outer membrane of mitochondria is healthy cell having BCL2 protein. सेल के अंदर क्या है, सपोज करो कोई सेल है को डैमेज हो गया है, उसके अंदर क्या है साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है. आपको पता है साइटोक्रोम सी क्या है, एवरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, साइटोक्रोम सी क्या है उसमें प्रेजेंट होता है. और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं BCL2 प्रोटीन. ठीक है. अब क्या होगा, नाउ द BCL2 व्हाट इज डज, ये BCL2 प्रोटीन क्या करेगा, इट इज बेसिकली inhibit the process of apoptosis from actually taking place. But if the cell is damaged, then another type of protein is formed and released. This protein is known as Bax protein or simply called as Bax. मतलब कहने का क्या है कि BCL प्रोटीन होता है जो क्या है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. जब तक क्या है BCL प्रोटीन एक्टिव रहेगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ये. और जब तक BCL प्रोटीन क्या है अगर साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिव रहता है BCL2, तब तक क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम C है वो क्या है इनएक्टिव रहेगा. जब BCL को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, एक प्रोटीन होता है बैक्स, उसके थ्रू बैक्स क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें क्या है परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है. उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मॉलिक्यूल्स आयन है वो उनका फ्लो क्या है इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी क्या है मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे. आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली प्रीमिएबल होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो कि कैसा होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में बैक्स नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है. वो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगा. और क्या है एक पोर क्रिएट कर देगा माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, पोर क्रिएट कर देगा. तो फिर क्या होगा साइटोक्रोम C एक्टिव हो जाएगा और वो साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोक्रोम C क्या है आ जाएगा. ओके. So the cell is actually damaged. Cell moves on the cell membrane of the mitochondria and attach to the next BCL protein. और क्या करेगा ये BCL प्रोटीन के साथ अटैचमेंट कर लेगा. BCL प्रोटीन क्या है फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करता रहता है. जब क्या है माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हो जाएगा, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या है उसके साथ BCL2 के साथ क्या है कनेक्ट हो जाता है फिर वो. ठीक है. एंड इट इनहिबिट
इनहिबिटेड, ये क्या है, इनहिबिटेड हो जाता है, ये BCl2 फिर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इट ऑल्सो पंचर द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया सो इट क्रिएट पोर आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, ये मेम्ब्रेन की जो बैक्स प्रोटीन होता है वो कर रहा है ये सब कुछ। बैक्स क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर क्रिएट कर देगा, और जिससे क्या है, मटेरियल है जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल, वो क्या है, साइटोप्लाज्म में बाहर, साइटोप्लाज्मिक स्पेस में आ सकता है, ठीक है। एंड वंस द पोर क्रिएटेड साइटोक्रोम C detaches from the inner mitochondrial membrane of the mitochondria and moves outside the mitochondria and reach to the cytoplasm। तो वही बात है कि वो क्या है, अब साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से निकल कर क्या है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। नाउ साइटोक्रोम C attaches to the another type of protein। अब बाहर आकर साइटोक्रोम C जब साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ गया है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस में, तो वहाँ पर आकर वो एक और प्रोटीन के साथ क्या बाइंड कर देता है, विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द अपाफ, APAF1। APAF1 APAF is present in all cell। APAF is present in all cell। It shows one binding side on its 3 terminal bind with cytochrome C। अब क्या है, साइटोक्रोम C है वो क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया है, और फिर वो क्या है, अपाफ1 एक प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके साथ क्या है, बाइंडिंग शो करेगा। अब उसके पास 3 टर्मिनल होते हैं अपाफ1 के साथ, और वहाँ पर क्या है, साइटोक्रोम अपनी बाइंडिंग शो करेगा। एक अपाफ प्रोटीन के साथ एक ही साइटोक्रोम क्या है, बाइंड हो सकता है। आफ्टर दीज कन्फर्मेशन चेंजेस अक्कर, इसके बाद क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंजेस अक्कर होंगे, मतलब क्या है, उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, और ATP का हाइड्रोलाइसिस होकर कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे। एंड देन अपाफ1 APAF1 प्रोटीन होगा, वो शो अनदर बाइंडिंग साइड इन इट्स सेंटर एंड 1 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो कन्फर्मेशन चेंज करेगा, तब क्या है, एक ATP मॉलिक्यूल का यूज करेगा और कन्फर्मेशन चेंजेस कर लेगा। Then again conformation changes occur and another binding side open, but now on the N-terminal or caspase 9 7 molecule of अपाफ1 bind with caspase 9। तो फिर क्या होगा, कैस्पेज 9 क्या है, अपाफ1 जो मॉलिक्यूल होगा, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ आकर बाइंड हो जाएगा। पहले जो कैस्पेज 9 है प्रो कैस्पेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, अब वो एक्टिव हो गया है कैस्पेज 9, और वो उसके साथ आकर बाइंड हो गया है। नाउ इट्स होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द एपेप्टोसोम। अब इस पूरे होल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, एपेप्टोसोम। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, अब साइटोक्रोम C बाहर आया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और फिर क्या किया उसने, बाहर आकर एक प्रोटीन है अपाफ1, उसके साथ क्या है, उसने बाइंडिंग शो कर ली, अपाफ1 प्रोटीन के साथ उसने बाइंडिंग शो कर ली, और कन्फर्मेशन चेंज हुआ उसमें। ऐसे क्या है, एक साइटोक्रोम जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक अपाफ प्रोटीन के साथ एक ही साइटोक्रोम मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है। ये क्या है कि CSIR में क्वेश्चन भी पूछा गया है 1-2 बार कि साइटोक्रोम अपाफ1 प्रोटीन के साथ कितने साइटोक्रोम अटैच हो सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ऑप्शन में दे रखे थे। तो आपको पता ही है कि साइटोक्रोम 1 मॉलिक्यूल साइटोक्रोम का अटैच हो सकता है एक बार में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, असेंबल अपेप्टोसोम ट्रिगर बाय रिलीज ऑफ DAP इन एक्सचेंज ऑफ DATP। मतलब क्या होगा कि वहाँ पे क्या है, ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा और ट्रिगर करेगा ये कन्फर्मेशन चेंजेस को, और क्या है, उसके साथ दूसरी यूनिट भी आकर बाइंड हो जाएगी और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एपेप्टोसोम्स, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एपेप्टोसोम्स एंड नाउ कैस्पेज इज फाइनली एक्टिवेटेड। अब कैस्पेज 9 क्या है, फाइनली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन दीज activated caspase 9 move around the organelles of that cell and they break down the organelles। अब क्या करेगा, ये एक्टिव होकर कैस्पेज क्या है, और जो सेल की ऑर्गेनेलीज है उनका ब्रेक डाउन कर देगा, एंड इवेंचुअली दे ब्रेक डाउन द DNA को भी वो ब्रेक डाउन कर देंगे इनसाइड द सेल, एंड दैट कोज द डेथ ऑफ द सेल। अब द सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। व्हेन द
सेल एक्चुअली डाइजेस्ट सम टाइप ऑफ फेगोसाइटोटिक, फिर सेल को क्या है कुछ फेगोसाइटोटिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके थ्रू क्या है मैक्रोफेजिस होंगे और कुछ क्या है नेचुरल किलर सेल होंगे, वो क्या है इंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी आर इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रांसिक पाथवे। मैंने आपको दोनों ही बाईलैंग्वेज में समझा दिया है, हिंदी और इंग्लिश में, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एपोप्टोसिस का नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक कंसेप्ट में क्या हुआ है अब यहाँ पर कि सबसे पहले कोई सेल है वो डैमेज हो गया है। डैमेज किसी भी तरह का हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल आप फैक्टर हमने बात करी थी, जैसे क्या है कि हीट हो सकती है, डीएनए के हीट, एक्सरे, यूवी रे, ये क्या है इनकी वजह से क्या है सेल स्ट्रेस में आ जाता है। या फिर क्या हो सकता है कोई हीट की टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया है, सेल स्ट्रेस में आ गया है, या फिर क्या है कोई और कोई स्ट्रेस हो। ऐसे ही क्या है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे डीएनए डैमेज हो गया हो, न्यूट्रिएंट की इनअवेलेबिलिटी हो, तो उन कंडीशन में क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है वो एपोप्टोसिस का खोज करेंगे। ठीक है, तो अब साइटोक्रोम एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल होगा जो एपोप्टोसिस के अंदर सेल क्या है अपने आप को ट्रिगर करेगा डेथ के लिए। तो फिर उसमें क्या होगा, सबसे पहले कोई भी सेल है एक, वो क्या है एपोप्टोस होना है उसका, तो उसमें क्या होगा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, उसके अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है वो क्या है कंडेंस फॉर्म से डीकंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि क्या है खुले हुए थे वो, अब क्या है जीन कोडिंग उसमें प्रेजेंट थी, हम उसको पढ़ सकते थे, बट अब क्या है कोई फंक्शन करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या सबसे पहले क्रोमेटिन को क्या है डीकंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और न्यूक्लियस की क्या है ब्रेक डाउन कर दी जाएगी। जब न्यूक्लियस ही ब्रेक डाउन हो गया है, जब क्या है कोई गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं रहा तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होगी, तो फिर क्या होगा कि सेल क्या है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में से ब्लैबलिंग बना लेगा, अपनी ब्लैबलिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। और फिर क्या है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको फेगोसाइट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है उनको ईट करेंगे। तो आपको पता है कि जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसको तो इतने बड़े सेल को तो वो एकदम खा नहीं सकता, जैसे हम एक रोटी पूरी तो खा नहीं सकते, हम क्या है उसके फ्रेगमेंट्स तोड़ देते हैं रोटी को पार्ट्स में, एक एक पार्ट्स खाते हैं। तो ऐसे ही क्या सेल भी क्या है ब्लैबलिंग करता है और छोटे छोटे पॉकेट्स में क्या है कन्वर्ट हो जाता है। फिर फेगोसाइटिस सेल आते हैं और वो क्या है इनको एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या है इनगल्फ कर लेते हैं, ऐसे क्या है सेल की डेथ हो जाती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया इंट्रांसिक फैक्टर के बारे में, पाथवे के बारे में, जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रांसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, उसके बाद हम नेक्रोसिस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है बेसिक फंडामेंटल भी याद डिस्कस करेंगे हम एपोप्टोसिस के और नेक्रोसिस के, और वह एपोप्टोसिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों एपोप्टोसिस ज़रूरी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब इट्स प्लीज़। ओके, बाय बाय।